हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो कल हम लोगों ने एनएमएम आईटी के बारे में देखा था, जो कि कॉमेड के में आता है। आज हम बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने पूछा था आप सभी से कि आपको किस कॉलेज का नेक्स्ट रिव्यू वीडियो चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे रिव्यू वीडियो चाहिए। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग एक फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका कि ओरिजिनल नेम है क्राइस्ट डीम्ड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस रिव्यू का स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इसके कैंपस के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर रैंकिंग इसका क्या क्या है, फिर कोर्सेज क्या क्या इस कॉलेज में आपको मिलती है, फिर बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम लोग बीटेक का बात करेंगे। फिर कोर्सेज, बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आती है, इसके ये ऑफर करती है कॉलेज। फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है अवेलेबल वो बीटेक के लिए। फिर हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पास्ट ईयर्स की फ़ी के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रिक्ट रूल्स टू बी फॉलोड। देखिए, ऐसे तो हम लोग कोई कॉलेज के ज़्यादातर रूल्स के बारे में बात करते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें आपको एक स्ट्रिक्ट रूल है जो कि फॉलो करना है, आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर आप कॉलेज में चले जाएंगे सोचेंगे कि सभी तरह के कॉलेज की तरह ये भी कॉलेज होगा नॉर्मल, जिसमें कोई रूल नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल है कुछ, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो उसको जरूर आप देखिएगा। प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैंपस से स्टार्ट करेंगे। कैंपस, इसकी आपको दो कैंपसेस मिल जाती है, एक जो है वो बेंगलोर में है, एक है कैंगरी में, जो दोनों आपको कर्नाटका में पड़ती है। NAASC से इसको भी मिला हुआ है ग्रेड A, UGC अप्रूव्ड है। फिर इसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, प्लेग्राउंड मिल जाती है, फिर जिम मिल जाती है, और इसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम मिलता है। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों कैंपस दिख रहा होगा। ये आपको जो है जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको बेंगलोर वाला कैंपस है, मेन बिल्डिंग, मेन कैंपस जो इसको कहा जाता है, और ये आपको कैंगड़ी वाला कैंपस है। ठीक है, तो ये आपको 2007 में ओपन की गई है इस कॉलेज के द्वारा, और ये आपको 1986 में ओपन की गई है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं, वो बेंगलोर कैंपस है। वो 25 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक 100 एकड़ कैंपस है। धर्माराम कॉलेज उसका 100 एकड़ कैंपस है, उसका 25 एकड़ का जो पार्ट है वो इसका मेन बिल्डिंग है। ठीक है, मेन कैंपस है वहाँ पे। लेकिन कैंगरी कैंपस इसका ओन कैंपस है, जो कि नया खुला है, 75 एकड़ में है। ये बड़ा कैंपस है, लेकिन मेन कैंपस जो है वो ये वाला है, मेन कैंपस जो बेंगलोर में है। ठीक है, तो दो ये कैंपस है इसका। अब बात करते हैं प्लेग्राउंड और ऑडिटोरियम के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको प्लेग्राउंड मिल जाती है। ये जो प्लेग्राउंड है ये आपको कैंगरी कैंपस वाली है, क्योंकि कैंगरी कैंपस बहुत बड़ी है और उसमें आपको प्लेग्राउंड अच्छी खासी बड़ी वाली मिल जाती है। और जो उसमें जो बेंगलोर वाला मेन कैंपस है, उसमें आपको इतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ 25 एकड़ का ही है, तो उसमें छोटा सा ही मिलता है आपको। अब बात कर लेते हैं ऑडिटोरियम की। तो अब मैंने जैसे बताया आपको कि ऑडिटोरियम इसकी काफ़ी अच्छी है, तो इस तरह का आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे चेयर्स मिल जाते हैं, ये आपको ऑडिटोरियम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ऑडिटोरियम। तो ये प्लेग्राउंड और ये ऑडिटोरियम हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसके NIRF रैंकिंग के बारे में। तो देखिए 2020 के रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो MBA के लिए इसको 70 NIRF रैंकिंग मिला है, फिर 20 लॉ के लिए मिला है, और इसका बीटेक का तो NIRF रैंकिंग नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से, लेकिन इसका इंडिया टुडे का इसका रैंकिंग है। तो उसको 9 किया गया है साइंसेस के लिए, मतलब ओवरऑल साइंस जिसमें होता है पढ़ाई, उसके लिए 9 इंडिया टुडे के द्वारा। और इंडिया टुडे के द्वारा ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, मतलब जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब होता है इसमें, तो उसको लेकर इसको नंबर 1 रैंक की गई है। ठीक है, तो ये थी रैंकिंग के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इसमें क्या क्या आपको कोर्सेज मिलती है। तो वेरियस UG एंड प्रोग्राम्स, PG प्रोग्राम्स मिल जाती है, जैसे BBA मिल जाती है, फिर BBA ऑनर्स, फिर MBA, फिर BTech, फिर BCom, फिर BCA, BCom ऑनर्स। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाती है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक अगर आपको करना है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बीटेक के बारे में बात करेंगे इस रिव्यू वीडियो में। तो बीटेक के लिए अगर आपको कॉलेज लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपके पास, आपको 10+2 पास होना चाहिए, और 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एग्रीगेट मार्क्स आपको कैसे निकालना है। तो जो आपने मार्क्स PCM में पाए हैं उसको ऐड कर दीजिएगा, तीनों सब्जेक्ट में जो आपने मार्क्स पाए हैं, PC+M मतलब
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स का ऐड यहाँ पे आपको 300 मार्क्स जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स कैसे निकालना, तो एग्रीगेट मार्क्स निकालने के लिए आपको पीसीएम का जो आपने मार्क्स फिजिक्स में पाए हैं, जो आपने केमिस्ट्री मार्क्स पाए हैं प्लस मैथ्स में मार्क्स पाए हैं, उनको सारे को ऐड कर दीजिएगा। उसको टोटल नंबर ऑफ जो तीनों में आता है जैसे 300 होगा तो 300 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपको एग्रीगेट मार्क्स आएगा। तो वो एग्रीगेट आपको परसेंटेज 45% मिनिमम होना चाहिए। कॉमेड के आपको एग्जाम निकालना होगा, या फिर अगर आप कर्नाटका से हैं तो आप KCET निकाल सकते हैं। तो इसका कट ऑफ में अगर आपका आता है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोर्सेज क्या क्या ऑफर की जाती है बीटेक के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE दी जाती है आपको, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT करवाई जाती है इसमें, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स मिल जाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एनर्जी की मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मिल जाती है। तो ECE CSE IT EEE सिविल मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कोर्सेज आपको बीटेक में यहाँ मिल जाती है। सीट्स आपको 180 जो है वो तीनों की मिलेगी, CSE IT और ECE। यहाँ पे हम लोग CSE IT और ECE की बात करेंगे, बाकी ब्रांचेस की उतना बात नहीं करेंगे। हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल वेल मेंटेन्ड है, उसमें 24/7 वाईफाई मिल जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपको इसमें मेस नहीं मिलता है। आप अगर हॉस्टल में भी रहते हैं तो आपको खाने के लिए आपको अलग से मेस या फिर खुद से आपको मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है हॉस्टल की, ये पिक्चर दिखाई गई है ये वाली। तो ऐसी पिक्चर वेबसाइट पे दिखाई गई है। अब देखते हैं कि पता नहीं ओरिजिनल में ऐसा है या भी नहीं है, बट बच्चे ने बोला कि हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है और साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। तो ये आपको मेस नहीं मिलेगी, मेस की एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो 24/7 आपको वाईफाई मिल जाता है, वेल मेंटेन्ड है हॉस्टल। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2018 के कट ऑफ की बात कर लें तो CSE का 26,565 गया था, 26,565। IT का गया था 43,019, 43,019। और ECE का गया था 58,336, 58,336। 2019 की बात कर लेते हैं तो 2019 में थोड़ा कम गया था। तो राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड जहाँ पे क्लोजिंग रैंक हुआ था, जहाँ पे जब क्लोजिंग रैंक राउंड 2 का, तो वो CSE का 20,647 गया था 2019 का, और ECE का गया था 56,712। IT का यहाँ पे नहीं दिया गया है साइट पे। तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका इस बार जो रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। एकेडमिक फ़ी सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम हॉस्टल फी बात करेंगे। एकेडमिक फ़ी सबसे पहले इस तरह का आपको फी स्ट्रक्चर मिल जाएगा अगर आप वेबसाइट पे लेते हैं तो मैंने वहीं से लाया है। वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो कह रहे हैं कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ इंडियन रुपीज़, ठीक है। इंडियन रुपीज़ में आपको 5,000 रुपीज़ आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी। एडमिशन के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आपको 5,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब प्रोग्राम फ़ी जो है वो आपको नीचे दिया गया है एज पर द गिवन बिलो टेबल। देख लेते हैं टेबल में क्या क्या है। तो कर्नाटका वाले के लिए, ठीक है, कर्नाटका वाले के लिए है आपको दिया गया है। तो हम लोग कर्नाटका वालों के लिए नहीं बात करेंगे, हम लोग अदर इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अदर इंडियन स्टेट्स वालों के लिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर फर्स्ट में आपको 1,75,000 देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी 1,75,000 देना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर कर लेता हूँ ताकि उससे आपको ज़्यादा ब्लर चले। हाँ, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको जो है वो 1,75,000 देना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर में आपको 1,75,000 और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। अब NRI है अगर आप, तो आपको 2,55,000 देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में 2,55,000, फिर थर्ड ईयर में 2,85,000 और फोर्थ ईयर में भी 2,85,000। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन कंट्री के, फिर या फिर ये जो एशियन कंट्री है, जो सार्क कंट्री से अगर आप हैं तो उन कंट्री से आप यहाँ पे खुद प्राइस फी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात करूँगा। तो 1,75,000 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 2 लाख पड़ जाएगा। तो अगर अब इसको सम अप करते हैं तो 7.5 लाख आपको पड़ जाएगी, ठीक है। आपको 4 साल की जो ट्यूशन फी है, एकेडमिक फी जो है वो 7.5 लाख पड़ जाएगी, 7,50,000 पड़ जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। टाइम ऑफ पेमेंट क्या है। तो टाइम ऑफ पेमेंट दिया हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू
पे द 1 year fee immediately after confirmation of admission. 1, 2, 3 and 4 year fee must be remitted before the commencement of final examinations 2, 4 and 6 semesters respectively. तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है कि जो फर्स्ट ईयर का फ़ी होगा, फर्स्ट ईयर का टोटल फ़ी जो है आपका, जो ये आपको पड़ता है 1,75,000, इसको आपको फर्स्ट ईयर का फ़ी जो है वो शुरू में ही देना पड़ेगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जब 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब आपका एडमिशन होना होगा, तो उसमें आप एडमिशन के टाइम ही आपको फर्स्ट ईयर का जो फ़ी होगा वो पूरा देना पड़ेगा, मतलब 1,75,000 जब वो देना पड़ेगा। तो इसके लिए रेडी रहिएगा आप। और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का जो फ़ी होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का जो फ़ी होगा वो आपको सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले, जस्ट पहले आपको देना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड ईयर का देना है आपको, तो सेकंड ईयर का आपको सेकंड सेमेस्टर जब होगा तो उसके जस्ट पहले आपको सेकंड ईयर का फ़ी देना पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर का देना होगा तो फोर्थ सेमेस्टर को जस्ट पहले आपको थर्ड ईयर का देना होगा। फिर फोर्थ ईयर का देना होगा तो सिक्स सेमेस्टर के पहले देना होगा। तो ऐसे आपको फ़ी पे करना होगा। तो 7.5 लाख आपको एकेडमिक फ़ी पड़ता है। अब हम देख लेते हैं हॉस्टल फ़ी क्या है। तो देखिए हॉस्टल फ़ी तो ये दी गई है आपको वेबसाइट पे। सबसे पहले जोनास हॉल बेंगलोर सेंट्रल कैंपस का जो फीमेल स्टूडेंट है, जिसका फीमेल स्टूडेंट के लिए जोनास हॉल जो है बेंगलोर सेंट्रल कैंपस का जो जोनास हॉल नाम का बिल्डिंग है कैंप हॉस्टल का, उसका जो ट्रिपल शेयरिंग उसमें मेंटेनेंस फी आपको 10,000 देना पड़ेगा। उसका जोनास हॉल फी आपको 28,000 देना पड़ेगा। रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो 5,000, तो ये रिफंड हो जाती है आपको कॉलेज कंप्लीट करने के बाद। तो जो टोटल पड़ती है वो 43,000 पड़ती है ट्रिपल शेयरिंग की। ट्विन शेयरिंग की बात करें मतलब डबल शेयरिंग की, तो 10,000 आपको मेंटेनेंस फी इसका भी देना पड़ेगा, और लेकिन 49,000 जो है इसका जोनास हॉल फी देना पड़ेगा और 5,000 रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा, तो 64,000 पड़ता है आपको। और सिंगल जो है वो 10,000 पड़ जाएगा मेंटेनेंस, और 66,000 जोनास हॉल फी पड़ जाएगा। फिर 5,000 यहाँ पे पड़ जाएगा आपको रिफंडेबल, तो 81,000 पड़ जाएगा आपको सिंगल का। और सिंगल स्पेशल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 86,000 पड़ जाएगा। तो ये आपको है गर्ल्स हॉस्टल का जो मेन कैंपस है बेंगलोर का, उसका फ़ी। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से आपको कौन प्रेफर करते हैं तो उसको आप लोग अपने जो ये जो आई है आपको एकेडमिक फ़ी 4 साल की, ये जो 7.5 लाख, इसको आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इस आपके अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप फ़ी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको एक्स्ट्रा आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इसमें आप ये जो आप इसमें से जो भी आपको प्रेफर्ड होगा तो इसमें आपको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्राइस्ट हॉस्टल एडजेसेंट टू बेंगलोर सेंट्रल कैंपस ब्लॉक ABC मेल स्टूडेंट के लिए, जो क्राइस्ट हॉस्टल है जो मेल स्टूडेंट के लिए होता है, बेंगलोर से सेंट्रल कैंपस के लिए ब्लॉक ABC होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो 12,000 देना पड़ेगा। रिफंडेबल डिपॉजिट जो आपको मिल जाता है कॉलेज खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद। मेंटेनेंस फी जो है आपको 12,000 देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा आपको 12,000 यानी कि 24,000 रुपया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हॉस्टल फी का, उसमें आपको 18,000 देना पड़ेगा जून 1, 2020 पे। ये तो डेट दिया गया तो पार हो गया, अब तो देख लेते हैं कब नया डेट आता है। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा वो 16,000 का देना पड़ेगा। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ेगा वो 15,000। अगर हम इसे देखें तो एक है जून में, एक है सितंबर में और एक है जनवरी में नेक्स्ट ईयर। तो जून से 3 महीने बाद आपको देना पड़ेगा, 3 महीने पर आपको देना पड़ेगा। 3 महीना पर सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको वो भी 3 महीने के बाद में है, और इसमें आपको एप्लीकेशन फीस में 300 देना पड़ेगा। तो 73,000 आपको पड़ेगा आपको हॉस्टल फी प्लस 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको रजिस्ट्रेशन फी, जिसमें से आपको 24,000, जिसमें से आपको और जो एक्स्ट्रा आप 24,000 जो देंगे वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये हॉस्टल लेते हैं तो क्राइस्ट हॉस्टल लेते हैं तो जो कि आपको बेंगलोर मेन कैंपस के जस्ट बगल में पड़ता है, जो कि एडिशन टू बेंगलोर में, उसमें ब्लॉक ABC है। और दूसरा टाइप का हॉस्टल है सेंट्रल मेल कैंपस में ही मेल स्टूडेंट के लिए जो है कैंपस संत क्यूरियाकोस इलियस हॉल। तो उसका 4 शेयरिंग का आपको पड़ जाएगा हॉस्टल फी 33,394। 5,000 आपको देना पड़ेगा रिफंडेबल डिपॉजिट, और 38,394 आपको टोटल पड़ती है 4 शेयरिंग की। ट्रिपल शेयरिंग की 45,356, ट्विन शेयरिंग की आपको 62,348, और ट्विन शेयरिंग की 52,318 मतलब 52,318 रुपया। और ट्विन शेयरिंग स्पेशल का 62,348, 62,348 रुपया स्पेशल का। तो इसके आप जो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख लीजिएगा वो कौन सा प्रेफर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने एकेडमिक फी में। अब क्राइस्ट हॉस्टल बैंगलोर
वेंग वेनरघाटा रोड कैंपस जो है उसका जो फीस है आपको मेल स्टूडेंट के लिए, आपको बेंगलोर का जो मेन कैंपस है उसी कैंपस में ये एडजेसेंट है, उसी कैंपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग एक तरह से अलग भी मानते हैं, एक तरह से अलग भी अलग मानते हैं, इसलिए मैं आपको दो ही कैंपस बताया, क्योंकि ये जो है आपको बेंगलोर का जो मेन कैंपस है उसी में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेल इसके लिए आपको जो मेल स्टूडेंट के लिए जो हॉस्टल पड़ता है उसका हॉल है, उसका नाम है क्राइस्ट हॉल। उसका ट्रिपल शेयरिंग का आपको पड़ जाएगा 45,356 रुपया, और ट्विन शेयरिंग का आपको पड़ जाएगा 52,318 रुपया। और जो बेंगलोर का कैंगरी कैंपस है, कैंगरी कैंपस का, तो इसका आपको 4 शेयरिंग का पड़ जाएगा 40,326 रुपीज़ और 40,326 रुपीज़, और ट्रिपल शेयरिंग का पड़ जाएगा 43,394, और ट्विन शेयरिंग का 60,386। और क्राइस्ट हॉस्टल बेंगलोर कैंगरी कैंपस फीमेल स्टूडेंट के लिए कैंगरी कैंपस में आपको ट्रिपल शेयरिंग पड़ जाएगा 43,350, 43,350, 49,368 ट्विन शेयरिंग। तो ये आप देख के अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा, आपको कौन सा प्रेफर्ड है, आपको कौन सा हॉस्टल लेना है, आपको कहाँ पे लेना है, कौन से कैंपस में लेना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सीएससी है, जो हमारा सीएससी ब्रांच है, सीएससी, ये आपको सिर्फ कैंगरी कैंपस में होता है, ठीक है। अगर आप साइट पे आप डालेंगे कि हमें सीएससी करना है तो वो आपको कैंगरी कैंपस से देंगे। तो कैंगरी कैंपस, अगर आप सीएससी करने जा रहे हैं तो कैंगरी कैंपस का आप अपना हॉस्टल का फी जोड़ लीजिएगा अपना एकेडमिक फ़ी में। तो मैं अगर आपको एस्टिमेट बताऊं तो हॉस्टल फ़ी प्लस एकेडमिक फ़ी अगर आप जोड़ेंगे तो वो तो है 7.5 लाख एकेडमिक फ़ी। और अगर इसे हम देख लें तो अगर हम इसमें मिनिमम भी ले लें तो आपको, अगर आप एस्टिमेट लाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 11 लाख में आपका ये जो 4 साल है वो हॉस्टल के साथ आप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ये है कि आपको मेस पड़ेगा, फिर अपना एक्सपेंडिचर है तो उस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स क्या क्या हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले तो आपको 85% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है। बहुत सारे कॉलेज में 75% होता है, इसमें आपको 85% अटेंडेंस होता है। बच्चों का रिव्यू मैंने लिया तो बच्चों ने बताया कि वहाँ पे अगर आपको बेंगलोर में कोई स्ट्राइक भी चल रहा है वहाँ पे, फिर भी ये कॉलेज जो है वो क्लास कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए आपको उन्होंने बताया हमें कि इसलिए आपको जो है कॉलेज के नज़दीक ही रहना होगा। अगर आप पीजी में भी रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पीजी में रहते हैं तो उनको कॉलेज के नज़दीक ही रहना चाहिए, ऐसा बच्चे सजेस्ट करते हैं जो वहाँ पढ़ते हैं। अगर आप हॉस्टल में तो ठीक है। तो ऐसा है 85% आपको अटेंडेंस जो है कंपलसरी करना पड़े, कंपलसरी है, नहीं तो फिर वो आपको जो है एग्जाम में बैठने नहीं देते हैं, ठीक है। जो एग्जाम है वो उसमें बैठने नहीं देंगे, उसके बाद फाइन वाइन मारेंगे। और अगर आपको बैक लग जाता है तो वो आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वो है जो है कि बैक लगे वाले बच्चों को कैंपस में प्लेसमेंट में नहीं बैठने देती, ठीक है। अब क्या है, ड्रेस कोड की फॉर्मल जो है बॉयज़ के लिए सिर्फ फॉर्मल चलेगा कॉलेज कैंपस में, और गर्ल्स के लिए इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ जो भी उनका, अगर सूट पहन रहे हैं तो सूट, और उसके साथ दुपट्टा भी होना चाहिए, तो वो है कैंपस के अंदर वही होना चाहिए। बॉयज़ बियर्ड नहीं रख सकते हैं, क्लीन सेवन रहना होगा। फिर शर्ट जो है वो फोल्ड नहीं कर सकते हैं कैंपस के अंदर में, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं वो लोग, कोई भी बच्चे कैंपस में विदाउट द परमिशन ऑफ वाइस चांसलर। नो कलर्ड हेयर भी नहीं होना चाहिए। बच्चों ने बताया कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप वैक्स वगैरह जो भी आपका है वो लेके जाइए, आपको वेल मेंटेन आपको क्लास में रहना है, अपना जो हेयर है वो ट्रिम्ड रखिए और उसको वेल मेंटेन रखिए, ठीक है। वो वेल मेंटेन आपको रहना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ का आप जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप उस कॉलेज में जा रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो प्लेसमेंट हमारा देख लेते हैं। प्लेसमेंट आप इसके साइड पे जाएंगे तो इस तरह का आपको दिखाया जाएगा। तो हाईएस्ट सिटी जो गया था वो गया था सीएससी में, आप देख सकते हैं ग्राफ, सीएससी में हाईएस्ट गया था, फिर उसके बाद आईटी गया था, फिर उसके बाद ईसी, उसके बाद हमारा गया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रिपल ई, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरह का आपको गया था। अब मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर लेता हूँ प्लेसमेंट का। तो सीएससी का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सीएससी का जो हाईएस्ट गया था 2020 में, 2020 का है शायद, तो 2019 में तो 18 लाख गया था। 18 मतलब 18 सीटीसी मतलब 18 लाख पर एनम जो था वो हाईएस्ट गया था। एवरेज जो गया था वो 5.1 लाख गया था। तो एवरेज इसका जो सीएससी का है वो 5.1 लाख है, और जो लोएस्ट गया था वो 3 लाख गया था। तो एवरेज आप देख सकते हैं 5.1 है, तो काफ़ी अच्छा इसका प्लेसमेंट है सीएससी का।
और आईटी की बात कर लेते हैं तो आईटी का हाईएस्ट गया था 13 लाख पर एनम और एवरेज गया था 4.6 लाख पर एनम। ठीक है। ईसीई की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 7.2 लाख गया था हाईएस्ट और 4.1 गया था एवरेज। ठीक है। तो इस तरह का तो सबसे बेस्ट जो प्लेसमेंट हुआ वो सीएससी में गया, तो सीएससी में हुआ। तो सीएससी के लिए अगर आप इस कॉलेज में बढ़ रहे हैं तो हाँ बेस्ट है, आपके लिए अच्छा है ये। और आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो आप मेहनत के साथ साथ आप अच्छे से प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और आपको स्ट्रिक्ट रूल इसलिए तो फॉलो करवाया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो है कंपनी आती है तो बच्चों को देखती है कि वेल मेंटेन्ड बच्चे हैं और मतलब कम्युनिकेशन स्किल सब अच्छा है, वहाँ पे अच्छा काम किया जाता है। और ये भी है कि बाद में ये भी मुझे सुनने को मिला कि जो इसका मेन कैंपस है और इसका जो कैंगडी वाला कैंपस है, दोनों कैंपस में आपको जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पेपर्स बचते हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट होते हैं सारे को मिलाकर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी होते हैं उनको यूज किया जाता है इसके जो गार्डन्स हैं उन सभी में। तो वहाँ पे आपको एक इको फ्रेंडली कैंपस मिलेगा। ठीक है। पॉल्यूशन बहुत कम है वहाँ का, इको फ्रेंडली कैंपस है, तो वो एक उसका जो एडवांटेज है वहाँ पे आपको उस कॉलेज में मिलता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा, उसमें दिखाया गया कि सीएससी का सबसे ज़्यादा है, उसमें आपको 151 कम जो प्लेसमेंट थी वो हो गई थी। ठीक है। 180 जो सीट थी उसमें आपको 151 प्लेसमेंट हो गई थी। तो आप प्लेसमेंट देख सकते हैं कितना बढ़िया है, 61.1% जो है वो थी प्लेसमेंट रेशियो। ठीक है। सीएससी का सबसे ज़्यादा हुआ था, फिर आईटी का हुआ था, फिर ईसीई का, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हुआ था, उसके बाद हुआ था ईसीई का और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो इस सभी का लगभग सेम है। और ये आपको है कंपनी वाइज की कोर कंपनी कितनी आई थी, आईटी कंपनी कितनी आई थी, फिर नॉन आईटी कितनी कंपनी आई थी। तो सबसे ज़्यादा कोर कंपनी आई थी, 151 ऑफर देके गई, 37.3% ऑफर यहाँ पे मिला और 21.5% मिला नॉन आईटी का और आईटी का मिला 41.2%। ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था, ये सारा प्लेसमेंट सारा मैंने बताया वो कैंपस क्या है और क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करना है। तो आई होप आपका सारा डाउट जो है इस कॉलेज के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इससे भी अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा और मुझे आप नेक्स्ट कॉलेज का सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको किस कॉलेज का नेक्स्ट आपको रिव्यू चाहिए, तो हम उसके लिए वीडियो लाएंगे। तो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो